A very good afternoon, everyone. Today we'll be starting with the Indus Valley Civilization in more detail. नमस्कार सभी को। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को और विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो जगह पे हड़प्पा और एक जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ है। हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बेसिकली ये चीज़ है नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर यानी नाम देना। इस सभ्यता का नाम कैसे पड़ा ये आपको समझना है। इसके 3 नामों के बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, नंबर 2 हड़प्पन सिविलाइजेशन और नंबर 3 सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन या सरस्वती सिंधु सभ्यता। अब क्या है ये? देखिए, हड़प्पा वो पहला स्थान था जहाँ पर इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, जो कि फर्स्ट टाइम वहीं से मिला था, तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और आज़ादी से पहले 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले ज़्यादातर जो अवशेष थे वो पाए गए थे सिंधु नदी और उसके तट पर। ठीक है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और आज़ादी के बाद ज़्यादातर जो मुख्य केंद्र थे, जैसे अगर मैं नाम लूँ उनका, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो, सुख्ता-गंडोर, बालाकोट, ये सब चले गए पाकिस्तान में। अब भारत में पुरातत्व शास्त्रियों, आर्कियोलॉजिस्ट, इनको हिंदी में हम पुरातत्व शास्त्री बोलते हैं, इन्होंने भारत में भी खोज करना शुरू करा। तो भारत के पंजाब राज्य, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी इनके अवशेष मिलने शुरू हुए। अब ज़्यादातर जो ये नए केंद्र निकले, ये प्राचीन सरस्वती नदी के आसपास निकले। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा हम पीछे जाते हैं। वर्ष है 1856, सन 1856, और ब्रिटिशर्स उस वक्त भारत में रेलवे के निर्माण पे जोर दे रहे थे। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी अप्रैल 1853 में, और ये चली थी मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने चली थी। तो पंजाब में सन 1856 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो रेलवे लाइन मुल्तान से लाहौर लेकर जाएंगे। आप आज जाना और नक्शे में मुल्तान और लाहौर को देखना। मुल्तान और लाहौर दोनों ही आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आते हैं। ठीक है, और इसका जिम्मा सौंपा गया ब्रंटन ब्रदर्स को। ये कंपनी है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन करती थी। तो ये जो लाइन थी, इसे सिंधु नदी के आसपास इसको बिछाया जाना था। ठीक है, तो ये लोग वहाँ पर जब खुदाई करने लगे तो इनको पता चला कि नीचे से पकी हुई ईंटें निकलने लग गई। ठीक है, ईंटें निकलने लग गई, बर्न्ड ब्रिक्स निकलने लग गई। तो वो ईंटें इतनी खूबसूरत थी देखने में कि मतलब एक पल के लिए यकीन नहीं आता था कि ये इतनी पुरानी हो सकती हैं। तो जनरली होता क्या है कि अगर जैसे हम कोई चीज़ पाते हैं और वो आज के ज़माने जैसी लगती है तो हम उसके रेलेवेंस को नहीं समझ पाते। तो 1856 में जब फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने आई तो उसको लोगों ने इग्नोर किया
ठीक है, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्हें नहीं पता था कि ये क्या चीज है। अच्छा, अब क्या हुआ, ना तो लेबरर्स को अंदाजा था ना इंजीनियर्स को अंदाजा था कि ये जो जली हुई ईंटें हैं, बर्न्ट ब्रिक्स हैं, यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब है पकी ईंटें। देखो बच्चों, ईंटें दो तरह की होती हैं, एक ड्राइड सन ड्राइड ब्रिक्स होती हैं और एक बर्न्ट ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो इंडस वैली में दोनों तरह की इस्तेमाल करी गई हैं। पंजाब में पर्टिकुलरली जो निकली थी ये बर्न्ट ब्रिक्स निकली थी। तो बाद में, बहुत बाद में, अप्रूवल 1920s के आसपास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको इसके बारे में पता होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक एपेक्स बॉडी है जो भारत में उत्खनन करती है, पुरातत्व से रिलेटेड उत्खनन करती है, हिस्ट्री से रिलेटेड खुदाई करती है और नीचे से निकालती है कि धरती के गर्भ में इतिहास की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो उस जमाने में इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस वक्त डायरेक्टर थे। इन्होंने 1921 में उस इलाके का उत्खनन करने की योजना बनाई। अच्छा, आपको याद दिलाऊंगा मैं कि एक और डायरेक्टर थे एएसआई के जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी हड़प्पा के बारे में लिखा हुआ है और जॉन मार्शल से बहुत पहले लिखा हुआ है, लेकिन कनिंघम ने उस इलाके को बौद्ध काल का बताया, बौद्ध काल का, यानी आप मान के चलिए कि 2nd-3rd सेंचुरी बीसी के आसपास का, उससे आगे का नहीं बताया। वो उसके आगे समझना भी नहीं चाहते थे, उनको यकीन भी नहीं था कि कोई इतना पुराना शहर यहाँ पर हो भी सकता है, ठीक है। तो ये एक बात थी। आगे आते हैं जी। तो जब 1921 में एक्सकवेशन शुरू हुई इसकी, तो ये चीज पता चली कि एक बहुत प्राचीन सभ्यता इस नदी घाटी के किनारे स्थापित हो रखी थी, जिसको उन्होंने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली जो खुदाई थी, जो फर्स्ट एक्सकवेशन था, वो हड़प्पा में था। यह आज पाकिस्तान, पंजाब में है और इसको किया सर दयाराम साहनी ने। इनका नाम आप याद रख लीजिए, दयाराम साहनी। एक और नाम अभी आएगा बहुत फेमस, वो मैं आपको बताऊंगा मोहनजोदारो के बारे में, ठीक है। तो चूंकि पहली बार हड़प्पा से इसकी खुदाई हुई, इसके अवशेष प्राप्त हुए, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है कि जिन लोगों के बारे में हम सुने, उनके नामों को भी, नाम और शक्ल अगर हम याद रख लें तो आसानी रहती है हमें याद रखने में। ये हैं सर जॉन मार्शल, जो एएसआई के डायरेक्टर थे 1920s में। ये हैं सर दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज करी, ठीक है। और ये हैं श्री राखल दास बैनर्जी, इन्होंने मोहनजोदारो की खोज करी, ठीक। इसे आप याद रखिएगा। दिस इज अ वेरी स्लाइड, यहाँ कुछ नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इंडस वैली में इंटरेस्ट दिखाया और इनके कहने पर, इनके तत्वाधान में आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहनी जी ने एक्सकवेशंस करी हैं। यही चीज़ जो हमने पिछले स्लाइड में आपको बताई, सेम वही चीज़ है। सिर्फ याद करने का तरीका आप चाहे तो देख लें। एएसआई के डायरेक्टर हैं जॉन मार्शल, उनका इंटरेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में था और उन्होंने ही आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहनी को ये मोटिवेट किया कि वो जाके हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज करें, उत्खनन करें, खोज तो नहीं, उत्खनन करें, ठीक है। अब थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये रिसर्चेस करती हैं आर्कियोलॉजी की फील्ड में। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पूरा तत्व शास्त्र, पूरा मतलब प्राचीन,
प्राचीन तत्व मतलब अवशेष, प्राचीन अवशेष, अवशेष, प्राचीन अवशेषों को अध्ययन करके वो इतिहास निर्माण करते हैं, इतिहास निर्माण। देखो बच्चों, इतिहास को समझने के लिए हमें स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, इसको आप लोग हिस्ट्री में सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है, या स्रोत बोल लीजिए। तो स्रोत ही हमें अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें फर्ज करें क्या मिलेगा? क्या हम उनकी भाषा को जानते हैं? नो, हम भाषा को नहीं जानते, लैंग्वेज हमें नहीं पता उनकी, ठीक। तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो इस तरह से मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, जो हमारा इंडस वैली के केस में हुआ। फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंकाल तंत्र है, ठीक है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। ये एक बरियल है, ठीक है, बरियल को हम हिंदी में बोलते हैं शवधान, शवधान, शवधान है ये, ठीक है। शवधान का अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। फिर अगर हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें क्या एविडेंसेस और मिल सकते हैं, तो ये होगा कि वो लोग किस तरह के मटके बनाते थे, किस तरह के मृद भांड बनाते थे, पॉटरी, मृद भांड का मतलब होता है पॉटरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको पॉइंट वाइज। एक है पॉटरी, ठीक, दूसरा है बीड्स, मनके, मनके, बीड्स, तीसरा है स्केलेटल रिमेन्स, ठीक है, स्केलेटल रिमेन्स यानी कंकाल तंत्र, जैसे ये सामने है, ठीक। चौथा हम क्या पाते हैं? खिलौने, क्ले फिगरीन्स लिख देते हैं इसके अंदर, क्ले फिगरीन्स, ठीक, मिट्टी के। फिर क्या मिलता है हमें? कभी कभी हमें मटकों में रखे अनाज भी मिल जाते हैं, लेकिन अनाज जो होते हैं वो जले हुए अनाज होते हैं, नहीं तो उनके अंदर मॉइस्चर होता है, वो सड़ जाएंगे, जले हुए, चार्ड ग्रेन्स, चार्ड, CHARRED, चार्ड ग्रेन्स ये होते हैं। इसके अलावा हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको मुझे सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, मैं भूल गया, वो है सील्स, मुहर, ठीक है, मुहर, इसीलिए मैं इसको सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, अंत में बोल रहा हूँ, लेकिन तो ये कुछ हमें अवशेष मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सील्स मिलती हैं, पॉटरी मिलती हैं, बीड्स मिलते हैं, स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं, क्ले फिगरीन्स मिलती हैं, अनाज मिलता है, और एक और चीज़ बच रही है, अभी मुझे बोलते हुए याद आई, वो है बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, इमारतें मिलती हैं कुछ, ठीक। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम देख लें। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली स्लाइड, पिछली वीडियो में, कि ये जो एरिया है एक ट्रायंगुलर एरिया है, ये आप देख लीजिए, इसको याद रखिए, कभी कभी प्रश्न आ जाता है इस तरह से, ठीक है, ट्रायंगुलर एरिया है। अब जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसमें लिखी हुई हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, सुक्तागेंडोर है, आलमगीरपुर है, बनवाली है, कालीबंगन, लोथल, धोरावीरा, रंगपुर, सोरठुघाई, और इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज में है वो आपको यहाँ पे दी हुई है। देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इन्फॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें कंट्रीज के बारे में बताया गया है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है। मैं सब्सिक्वेंटली आपको एग्जैक्ट लोकेशंस भी बताऊंगा, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा, थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन, ये है पाकिस्तान में, ठीक, और पाकिस्तान के पंजाब में, आसान रहेगा याद करना, पीपी, हड़प्पा है पीपी में, ठीक है। और मोहनजोदारो कहाँ पर है? पाकिस्तान में तो है, लेकिन सिंध में, पाकिस्तान सिंध में, ये है मोहनजोदारो, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये हड़प्पा है, ठीक। ओके, तो हड़प्पा जो सिटी थी
वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अगर आप देखें इसको इस तरह से, ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए, समझने के लिए है सिर्फ। तो एक पार्ट ऊंचा था, अगर मैं 3D बनाने की कोशिश करूं, एक पार्ट ऊंचा था, ठीक है, और एक पार्ट जो था वो निचला था। तो उच्च और निचला, अपर टाउन, लोअर टाउन। तो जो पश्चिम में था, यानी ये वाला जो एरिया था, ये हायर एरिया था, ठीक है। वेस्ट में, जो पश्चिम में जो शहर था, मतलब शहर का जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर था। और ऐसा बताते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो शहर को चलाते थे, प्रशासक लोग, उन लोगों द्वारा यूज किया जाता था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एक असेंबली हॉल है, ठीक, ये पश्चिमी भाग में था। वहीं जो ईस्टर्न एरिया है, ये वाला एरिया, मैं जरा कलर चेंज करूं, लेकिन कलर सारे ही चेंज हो जाते हैं इसमें ओके, ये वाला एरिया थोड़ा मैं गंदा हो जाएगा इससे, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है ईस्टर्न एरिया, ठीक है। ये इस एरिया की अपेक्षा निचले स्तर पर था, नीचे था, ठीक है, ऊंचाई कम थी इसकी। और ये सामान्य लोगों द्वारा बसा हुआ था, कॉमन लोगों द्वारा। और इसके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो पेरिशेबल मटेरियल की बनी हुई है, मिट्टी के घर हुआ करते रहे होंगे तो वो टूट गए होंगे। अब देखो यहाँ अंतर क्या है, ये ऊंचाई पर है, ये नीचे है। ये अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रशासकों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सामान्य जनता द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इस इलाके में बड़ी बिल्डिंगें हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी इमारतें, इमारतें भी क्या, मिट्टी के, या आप कह सकते हैं कि थैच्ड रूफ है, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, तो वो जल्दी टूट जाती हैं। इसीलिए हमें ईस्टर्न एरियाज के एविडेंसेस कम मिलते हैं, वेस्टर्न के ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो ड्यूरेबल हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप ये जो मैंने स्क्रिबल कर दिया है इसको आप दोबारा एक बार ध्यान से देख सकें, ठीक, सफाई आ जाए थोड़ी सी, ठीक। इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको छोटे माइक्रो नोट्स बनाने के लिए सिंपल रहेगा। तो बस ये याद रखिए आप।